एक मिनट अब बोलो। है ना। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की, यानी कि वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जिसमें कि माइनस आई ग्रुप होगा, कि अगर माइनस आई ग्रुप कार्बन पे रिप्लेस होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर प्लस आई ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिटी कम होगी। दूसरी है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब हम जानते हैं बेस, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा। बेस क्या होते हैं? वो बेसिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आसानी से दें, है ना। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है कि जो इन पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करेगा, यानी कि वो इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अब अगर इसमें कोई माइनस आई ग्रुप है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं दे सकता। तो यानी कि जो बेस है, अगर बेस में कोई माइनस आई ग्रुप होगा तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और अगर प्लस आई ग्रुप है तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जैसे कि हम बात करें अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, इसलिए वो कैसा होता है? अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। अब इसमें अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, है, यानी कि क्लोरोएमीन हो, तो क्या होगा? अब ये क्लोरीन जो है क्या करेगा? कैसा है क्लोरीन? माइनस आई ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। नाइट्रोजन पर कमी होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से नहीं देगा, यानी कि ये कम बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू अमोनिया। इसी तरह इसका रिवर्स देखें, अगर कोई प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि प्राइमरी एमीन है ये। तो जब ये है, ये प्लस आई ग्रुप देगा, प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगी तो वो आसानी से अपना लॉन पेयर दे सकता है, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो क्लोरोएमीन है ये कम बेसिक होगा, अमोनिया उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और प्राइमरी एमीन या मिथाइल एमीन जो है ज्यादा बेसिक होगा। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो माइनस आई ग्रुप की प्रेजेंस में डिक्रीज होगी और प्लस आई ग्रुप की प्रेजेंस में इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? ये जब कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे रिएक्टिव करते हैं? कि जब इनका हेट्रोलिटिक फिजन हो और हैलाइड जो है हैलाइड आयन की प्रेजेंस में की तरह टूट जाए और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि इस तरीके से वो रिएक्ट करे। अब ये कब टूटेगा? जितनी आसानी से ये टूटेगा उतना ही ज्यादा आसानी से रिएक्शन होगी या वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो इसी तरह जो प्लस आई ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को इस पे बढ़ाएगा तो ये क्लोरीन उतनी ही आसानी से निकलेगा, तो वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। सेकेंडरी में क्योंकि 2 हो गए तो वो और ज्यादा प्लस आई ग्रुप आ गया, वो और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो ये और आसानी से निकलेगा। टर्शरी में 3 हो गए तो ये और आसानी से निकलेगा, यानी कि जो प्लस आई ग्रुप जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम सेकेंडरी से प्राइमरी। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है? कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लेता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, तब ये रिएक्शन करता है। तो यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी? कि जितनी आसानी से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करे। तो अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ
पुश करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उतनी ही मुश्किल से रिएक्ट करेगा, यानी कि और हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। जैसे कि हम देखें कार्बोनाइल ग्रुप में, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप किससे है, फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन है, एस्टेल्डिहाइड में एक CH3 ग्रुप है, कीटोन्स में दोनों CH3 ग्रुप हैं। ये मिथाइल ग्रुप प्लस I ग्रुप होता है, ये भी प्लस I, ये प्लस I। तो जैसे जैसे प्लस I ग्रुप बढ़ेंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, एस्टेल्डिहाइड उससे कम और एसीटोन उससे कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन क्या रहता है? कार्बोनियम आयन हम जानते हैं कि जब कार्बन पर कोई ग्रुप होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो नेक्स्ट ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो कार्बन है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, है ना। अब अगर ये कार्बन कोई भी ऐसा, क्योंकि इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये किसी भी तरह ये कोशिश करेगा। स्टेबल कब होगा? जब कोई भी चीज इसको इलेक्ट्रॉन्स दे और इसके पॉजिटिव चार्ज का जो प्रेशर है उसको कम करे, है ना। तो अब जैसे टर्शरी कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन में क्या होता है, ये 3 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं? प्लस I ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इसको देते हैं, तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स को इसको पुश करेंगे, देंगे, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज का प्रेशर कम होगा। तो यानी कि कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और उससे कम मिथाइल। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कब बनते हैं? जब कार्बन किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और जब हेट्रोलिटिक फिजन हो तो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पे रह जाए और ग्रुप एज ए पॉजिटिव चार्ज निकल जाए, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तब हम इसको कहते हैं कार्बेनाइन। अब बात हो गई कि कोई भी ग्रुप अगर ऐसा है जो उसे इस इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करे, अपनी तरफ खींचे, तो उससे क्या होगा कि इस पर नेगेटिव चार्ज का प्रेशर कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, तो तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए कार्बेनाइन में जस्ट रिवर्स होगा कार्बोनियम आयन का। टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी उससे ज्यादा स्टेबल होगा और मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा। तो यानी कि अगर कोई भी प्लस I इफेक्ट वाला है तो वो कम स्टेबल होगा, जैसे जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए मिथाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी वाला उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे ज्यादा कम और टर्शरी सबसे कम होगा। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो इस तरह हम इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये रिएजेंट्स के प्रेजेंस में नहीं होता, उसमें एब्सेंस में भी रहता है, इसलिए ये उनकी काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, जिनको कि हम इस इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बता सकते हैं। थैंक्स।